गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ्राइडे की सुबह आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? अब आप कहेंगे कि हैंडराइटिंग का इस फैक्ट से क्या ताल्लुक है। चलिए बताते हैं। क्या आप अपने बेटे के लेटर से परेशान हैं, यानी कि आप अपने हैंडराइटिंग से परेशान हैं? तो अध्ययनों में पाया गया है कि खराब लिखावट वाले लोग अधिक स्मार्ट होते हैं। अरे हाँ, जो खराब लिखते हैं वो अपने आप को स्मार्ट ही समझ रहे होंगे, अभी मुस्कुरा रहे होंगे। आपके बच्चे का लिखावट या आपका लिखावट खराब है और आप इससे क्या परेशान हैं, तो शायद आपको लगता नहीं कि आपके बच्चे में कोई कमी है। नहीं, वो एक्चुअली में बहुत ही स्मार्ट है। वे यह भी संक्षिप्त कर सकते हैं कि आप अपनी कलमकारी में सुधार करने के लिए एक पुस्तिका खरीद लें। ठीक है, शांत हो जाओ, वे बहुत छोटे हैं। लेकिन यदि नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि शायद आपके बच्चे की डॉक्टर की लिखावटी इसलिए है क्योंकि वह गलत लिखावट वाले लोगों की तुलना में अधिक चतुर है। हाँ, जैसा कि आप इसे समझते हैं, कम से कम इलिनॉइस विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यही है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया कि बदसूरत लिखावट वाले लोगों की आईक्यू अच्छी और सुपाठ्य लेखन वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। अध्ययन के अनुसार खराब हैंडराइटिंग वाले लोग ज्यादा स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दिमाग आपके हाथों से ज्यादा तेज काम करता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क उच्च बुद्धि वाले लोगों की विशेषता है। इसे छपे पर हस्ताक्षर के चमड़े से पहले जो कुछ आत्मसात और अधिकृत किया जाता है उसे प्राथमिकता देता है। खोज के खुलासे में यह था कि खराब लिखावट और संक्षिप्त अक्षरों के निरंतर उपयोग वाले बच्चों को बौद्धिक क्षमता सुंदर लिखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक थी। खराब हस्तलिपि वाले इन बच्चों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वे इसे कैसे भी करते हैं, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वे एक सुंदर पत्र बनाने के प्रयास की तुलना में जो कुछ भी लिखते हैं उसकी सामग्री को अधिक महत्व देते हैं। इस सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के निर्माता और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं। गार्डनर इस बात की पुष्टि करते हैं कि खराब लिखे जाने वाले लोग अधिक बुद्धिमान और विश्वसनीय होते हैं, जो उन्हें तेजी से टाइप की ओर ले जाता है, जिसे वे स्पष्ट और रेटिंग लिखते से रोका जा सकता है। इसके अलावा उनके सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धियां उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और क्षमता के अनुसार समझती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है और वे अपनी जगह पर सही भी है। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि मेरी लिखावट कैसी है। मेरी लिखावट बहुत ही गंदी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, कभी आपने अपने सपनों में किसी अजनबी को देखा है? जी हाँ दोस्तों, सपनों का सबसे बार उद्धृत सिद्धांत निरंतरता या यह विचार है कि सपने देखने वाले के दैनिक संदेश को संदेश है। मुझे यह सिद्धांत कभी भी पसंद नहीं आया और मैं ईमानदारी से नहीं समझ पा रही हूँ कि ज्यादातर सपने वाले अभी भी इसका समर्थन क्यों नहीं करते। आखिरकार इसे कितनी बार निर्णायक रूप से नकारा गया। 90 के दशक में अर्नेस्ट हार्टमैन ने दिखाया कि टेक्स्ट राइटिंग और अंकगणित के उदाहरण वास्तव में कॉलेज के छात्रों सहित लोगों के सपने में चुने गए हैं। हालांकि ज्यादातर कम से कम साप्ताहिक मासिक आधार पर सेक्स करते हैं, लेकिन सपने में शायद कभी भी याद होता है। विशिष्ट REM सपने देखने वाले के अलावा 2 और 3 अक्षर होते हैं और ये पात्र बहुत बार पूर्ण अजनबी होते हैं। स्वप्न सामग्री से संबंधित हाल वैन डी कैसल स्थिति के अनुसार सपने में लगभग 50% पात्र स्वप्न दृष्टा से परिचित नहीं है। कुछ सपनों की श्रृंखला में 80% तक पात्र सपने देखने वाले के लिए होते हैं। सपनों में अज्ञात चरित्रों के दृष्टिकोण और उनके संबंध के अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि वे नियममैट तरीकों से प्रकट होते हैं। इस प्रकार इस दावे का समर्थन करते हैं कि स्वप्न तत्व चल रहे हैं। स्मृति कार्यवाही को अनुरोध है। उदाहरण के लिए ड्रीम एज की उपस्थिति का विश्लेषण किया जाता है कि वे अक्सर पुरुष इशारा करते हुए और आक्रामक रूप में दिखाई देते हैं। 1000 से अधिक सपनों के एक प्रारंभिक अध्ययन में हाल में
बताया कि सपने में अजनबी अक्सर पुरुष थे। एक अज्ञात महिला की तुलना में एक अज्ञात पुरुष के साथ आक्रामक शुरुआत होने की संभावना अधिक थी, या एक परिचित पुरुष या महिला और अज्ञात पुरुष महिलाओं की तुलना में पुरुषों के सपने अधिक बार दिखाई देते हैं। हाल वेंडी कैसल सिस्टम का उपयोग करते हुए विलियम डॉमहॉफ ने सपनों में दुश्मनों की भूमिका निभाई। शत्रुओं को उन सपनों के रूप में परिभाषित किया गया था जो आमतौर पर सपने देखने वाले के साथ आक्रामक तरीके से बातचीत करते थे। वे शत्रु परदेशी नर और पशु निकले। महिला राज के साथ बातचीत मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के सपनों के अनुकूल होती है। डॉमहॉफ ने दिखाया कि जब पुरुष अजनबी एक सपने में दिखाई देता है तो उसे सपने में शारीरिक आक्रामकता होने की अटकलों के आधार पर कहीं से भी अधिक लक्ष्य होंगे। संक्षेप में, पुरुष अजनबी बहुत बार सपने में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे भी पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं, और वे हमेशा शारीरिक फ्लैश के संकेत देते हैं। यह स्वप्न सामग्री पर खोज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है, क्योंकि इसके पता चलता है कि स्वप्न तत्व अर्थ के विश्वसनीय प्रारूप को चित्रित करते हैं और अर्थ के इन विवरणों का दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय पुरुष अजनबी आक्रामक आवेगों के लिए एक कोड गठित होते हैं जिन्हें स्मृति में जगाया जा रहा है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप 71 वर्षीय दादी के बारे में जानते हैं जिन्हें कोई दर्द नहीं महसूस होता? जी हाँ दोस्तों, यह वह महिला है जो दर्द महसूस नहीं कर सकती। एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाली 71 वर्षीय दादी को नहीं पता कि वह खुद को कब तक जला रही है, जब तक कि उन्हें मांस के जलने की गंध नहीं आती। अजीब है ना दोस्तों। एक दादी ने दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण वस्तुतः दर्द मुक्त जीवन का नेतृत्व किया है, जो कि कई मिलियन में सिर्फ एक को प्रभावित करने के लिए सोचा जाता है। इनवर्नेसशायर में व्हाइट ब्रिज के 71 वर्षीय जो कैमरन ने पहली बार वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जब गंभीर गठिया के लिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद मेडिक्स को पैरासिटामोल लेने के लिए मनाना पड़ा। यानी कि वो हिप जॉइंट के लिए पैरासिटामोल नहीं खाती थी, जो कि पेन किलर था। श्रीमती कैमरून का यह भी दावा था कि जब उन्हें जले हुए मांस की गंध आती तो वह केवल महसूस करती कि वह स्वयं को जला रही है। अजीब है ना दोस्तों। कई दिनों तक उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनका हाथ टूट गया। प्रसव पीड़ा रहित पाया और कहती है कि स्कॉच बोनट मिर्च खाने से उनके मुंह में एक सुखद चमक आ जाती है। वाह दोस्तों, ये तो पूरा अपोजिट है। यूके के शोधकर्ता द्वारा एक आनुवंशिक परीक्षण से पता चला कि पेंशनभोगी के 2 डीएनए म्यूटेशन है जो उसे शारीरिक परेशानी महसूस करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये तो एक्समेन एवोल्यूशन हो गया है, जिनमें से एक को पहले कभी नहीं खोजा गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि श्रीमती कैमरन, जो तेजी से घाव भरने और उल्लेखनीय रूप से कम चिंता का अनुभव करती हैं। दोस्तों, एक्समैन में आपने वुल्वरीन के बारे में तो सुना है, जो अपने घाव को बहुत तेजी से भर लेता है। नए दर्द निवारकों के विकास को बढ़ावा देंगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा आनुवंशिक विश्लेषण किया गया था और स्तनधारी संवेदी आनुवंशिक में एक वरिष्ठ विख्याता डॉक्टर जेम्स कॉक्स के नेतृत्व में किया गया था। डॉक्टर कॉक्स ने कहा कि उन्होंने पाया कि इस महिला के पास एक विशेष जीनोटाइप है जो जीन की गतिविधि को कम करता है, जिसे पहले से ही दर्द और चिंता उपचार के लिए संभावित लक्ष्य माना जाता है। अब जब वह यह उजागर कर रहे हैं कि यह नया जीन कैसे काम करता है, वे नए उपचार लक्ष्यों पर और प्रगति करने की उम्मीद करते हैं। जिन लोगों को दर्द महसूस नहीं होता है वे अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि मामलों की सूचना बहुत कम है। जो कैमरून FAAH जीन, जो चोट से दर्द संकेतों को ग्रहण करता है, और एक नई खोज की गई सिस्टर जीन जिसे अब FAAH आउट कहा जाता है, दोनों में म्यूटेशन वाले किसी व्यक्ति का पहला ज्ञात मामला है। जब इसे आंशिक रूप से हटा दिया जाता है, जैसा कि श्रीमती कैमरून के मामले में तो ऐसा नहीं होता और दर्द के संकेतों को नहीं पकड़ा जाता है। यह स्कॉट्स पेंशनभोगी को दर्द से दोहरी सुरक्षा देता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप लियाम होकेस्ट्रा के बारे में जानते हैं? पहली नजर में लियाम होकेस्ट्रा 3 साल का एक काफी विशिष्ट प्रतीत होता है। रूजवेल्ट पार्क के लड़के के पास कोई स्पष्ट शारीरिक गुण नहीं है जो उसे अन्य बच्चों से अलग करता है, और वह अपनी उम्र के कई बच्चों की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब लियाम 2-5 पाउंड के डंबल उठाता है और उन्हें भरवा जानवरों की तरह चारों ओर घुमाता है या तेजी से सिटअप करता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि उसके आसपास एक असाधारण उपहार है। संक्षेप में, वह एक बैल की तरह मजबूत है।
डाना होएकस्ट्रा ने कहा, बहुत सारे टीवी स्टेशन दुनिया के सबसे मजबूत लड़के जैसी कहानियां बनाना चाहते थे। उनकी इस स्थिति के पीछे विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे उन्हें किसी तरह की सनकी शो में नहीं डालने जा रहे थे। लियाम की अद्भुत शक्ति मायोस्टैनिन से संबंधित मांसपेशी अतिवृद्धि नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति का परिणाम है जिसने उसे वैश्विक मीडिया प्रिय बना दिया है। उनकी मां डाना होएकस्ट्रा ने कहा कि वह सभी मीडिया रुचि से हैरान नहीं है। लियाम वह सब कुछ है जो हम में से बहुत कुछ बनना चाहते हैं। सभी मांसपेशी, कोई शरीर मोटा नहीं और वह जो चाहता है उसे खाने को मिलता है, उसने कहा। द क्रॉनिकल द्वारा 2005 के एक लेखक में लियाम को चित्रित करने के बाद वह दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों पर एक जापानी टेलीविजन वित्त चित्र का विषय रहा है। लियाम को एक्शन में फिल्माने के लिए एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री क्रू फरवरी में आ रहा है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल उस पर भी एक सेगमेंट करने पर विचार कर रहा है। सभी ग्रैंड रैपिड्स टीवी स्टेशन लियाम पर एक कहानी बनाना चाहते थे। उन्हें अमेरिका में 3 राष्ट्रीय स्टेशनों और जापान, इंग्लैंड, बेल्जियम और अर्जेंटीना में कार्यक्रमों से संपर्क किया गया है। उनकी मां डाना होएकस्ट्रा ने कहा, एंटरटेनमेंट टुनाइट, गुड मॉर्निंग अमेरिका और मॉरी पॉविच शो द्वारा उनसे संपर्क किया गया है। मायोस्टैनिन से संबंधित मांसपेशी अतिवृद्धि या मांसपेशियों में वृद्धि एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है। यह हृदय को नुकसान पहुंचाए बिना या कोई अन्य नकारात्मक दुष्प्रभाव पैदा किए बिना कंकाल की मांसपेशियों के ऊपर औसत विकास को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञ ने कहा कि यह स्थिति मनुष्य में इतनी दुर्लभ है, वैज्ञानिक नहीं जानते कि कितने लोगों में यह है। लियाम के लिए परिणाम उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में 40% अधिक मांसपेशियों का होना था। वह भयानक रूप से मजबूत है, खरगोश की तरह तेज है, उसके पास गैरिबल का चयापचय है और शरीर में लगभग कोई वसा नहीं है। वाह दोस्तों, बिना कसरत किए ऐसे एब्स, उफ। उनकी अद्भुत ताकत और दुर्लभ स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। 5वां, दोस्तों क्या आप स्टीफन क्रोहन के बारे में जानते हैं? स्टीफन लियोन क्रोहन, जिसे द मैन हु कांट कैच। 5वां, दोस्तों क्या आप स्टीफन क्रोहन के बारे में जानते हैं? स्टीफन लियोन क्रोहन, जिसे द मैन हु कांट कैच एड्स के रूप में भी जाना जाता है, एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय व्यक्ति था जिसके कारण वह एड्स के प्रति प्रतिरक्षित हो गया था। वह बुरिल बर्नार्ड क्रोहन के परपोते थे जिनके लिए क्रोहन रोग का नाम रखा गया है। CCR5 रिसेप्टर पर क्रोहन का डेल्टा 32 म्यूटेशन था। सफेद रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक प्रोटीन जो प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल है और प्रवेश करने के लिए HIV वायरस के कई रूपों के लिए एक पहुंच मार्ग के रूप में कार्य करता है और मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। उससे उत्परिवर्तन ने उन्हें HIV के कई रूपों के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिरक्षा प्रदान की। क्रोहन ने 66 साल की उम्र में ऑक्सीकोडोन और बेंजोडाइजेपाइन पर एक ड्रग ओवरडोज से आत्महत्या कर ली। दोस्तों यहाँ पर CCR5 ठिकाने पर डेल्टा 32 उत्परिवर्तन मनुष्य में अभिनय करने वाले प्राकृतिक चयन का एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया उदाहरण है। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। आमतौर पर उत्तर में उच्च आवृत्तियों के साथ डेल्टा 32 म्यूटेशन के समूह वाहक HIV एक संक्रमण के लिए प्रतिरोधी है, क्योंकि म्यूटेशन CCR5 केमोकाइन रिसेप्टर की कार्यात्मक अभिव्यक्ति को रोकता है, जो आमतौर पर HIV-1 द्वारा CD4T कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। HIV हाल ही में सामने आया है, लेकिन जनसंख्या के आनुवंशिक डेटा दृढ़ता से डेल्टा 32 का सुझाव देते हैं अपने अधिकांश विकासवादी इतिहास के लिए गहन चयन के अधीन रहा है। यह समझने के लिए कि एक डेल्टा 32 एलील के इतिहास के दौरान चयन और फैलाव ने कैसे परस्पर क्रिया की है, उन्होंने डेल्टा 32 के प्रसार के एक स्थानीय रूप से स्पष्ट मॉडल को लागू किया। पूर्ण CC केमोकाइन रिसेप्टर 5 32 बेस पेयर विलोपन CCR5 डेल्टा 32 एलील एड्स वायरस HIV द्वारा संक्रमण के लिए मजबूत प्रतिरोध प्रदान करता है। पिछले अध्ययनों ने सुझाव दिया कि CCR5 डेल्टा 32 पिछले 1000 वर्षों के भीतर उत्पन्न हुआ और बढ़ा। इसकी वर्तमान उच्च आवृत्ति 5% से 14% यूरोप में मजबूत सकारात्मक चयन के परिणाम स्वरूप शायद मध्य युग के दौरान बुबोनिक प्लेग या चेचक जैसे चुनिंदा एजेंटों द्वारा। यह परिकल्पना साक्ष्य की कई पंक्तियों पर आधारित थी, जिसमें अनुपस्थिति भी शामिल थी। एलील का यूरोप के बाहर और लोकस पर लंबी दूरी के लिंकेज असमानता
उन्हें इस साक्ष्य का अधिक सघन आनुवंशिक मानचित्रों और व्यापक नियंत्रण डेटा के लाभ के साथ पूर्ण मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियो पाने के लिए आप मंदिर के जैसे घंटे बजाते हैं, यहाँ पे भी घंटा बजाना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।